दोस्तों, आज पेश है आपके सामने तड़पती मौत। ये कवच चित्र है दोस्तों। इधर बूढ़ा नौकर गांव के जमींदार के पास हवेली के सौदे के लिए पहुंचा। जमींदार साहब, मैं इस हवेली की बात कर रहा हूं, जिसको अंदर से देखने के लिए आपके दादा परदादा तरस गए थे। वही हवेली अब आपको कौड़ियों के भाव मिल रही सकती है। कौड़ियों के भाव कुछ कीमत होती है काका, मगर प्रेतग्रस्त हवेली का कोई कीमत नहीं। मैं भला उसमें रहकर मुझे क्या करना है? आप उसे खरीद कर बेकर रहने के लिए मत, बाद में वह हवेली अच्छे दामों पर बिकवा दूंगा। उह, भला कौन लेगा उस हवेली प्रेतग्रस्त हवेली को? यह गारंटी लेता हूँ जमींदार साहब, वह हवेली को अगले महीने तक बिकवा दूंगा। अगले महीने तक? तुम किसे बिकवा दोगे? मेरे पास ऐसा एक आदमी है जो उसे खरीद लेगा। वह अभी यहाँ नहीं है, एक महीने बाद आएगा। छोटा ठाकुर अरुण उसे अभी बेच रहा है। छोड़ो काका, मुझे यह सौदा नहीं करना। हजूर मैं तो गांव हजूर मैं तो गांव में हूँ। अगले महीने मैं आपके शहरी रिश्तेदार से पैसे लेकर आपको हवेली खरीद लूँगा, चाहे आप एग्रीमेंट करा ले। तुम क्या क्या तुम खरीदोगे उस हवेली को? हाँ जमींदार साहब, इस वक्त आप जो कीमत देंगे वही ठाकुर को दे दूंगा, और इतने पैसे का इंतजाम तो मैं कर ही लूँगा। आप मुझे अगर आप अगर मुझ पर ठीक है काका, चलो, पर ध्यान रखना वह हवेली तुम्हारे लिए खरीद रहा हूँ, वरना उसे कोई लगाव नहीं भूत प्रेत हवेली में रहने से। और बूढ़ा नौकर जमींदार को लेकर हवेली पहुंचा। आइए ठाकुर, आइए। बूढ़ा नौकर जमींदार के बैठक खाने में बैठाया और अरुण के पास पहुंचा। छोटे ठाकुर, जमींदार साहब आ गए हैं, इन्हें बैठक खाने में बैठाया हूँ। आइए चलकर उस हवेली को सौदा कीजिए। धन्य, मेरा इरादा बदल गया काका। क्या मतलब छोटे ठाकुर? काका, मैंने अपना इरादा बदल लिया है। तुम जमींदार से मेरी तरफ से क्षमा मांग लो। मैं कुछ समझा नहीं छोटे ठाकुर, अचानक आपका इरादा कैसे बदल गया? लगता है मुझे जल्दी ही जिंदगी से बैर हो गया है। तुम्हें मैं जल्दी ही समझा दूंगा काका। फिलहाल तुम जाकर जमींदार को विदा कीजिए। और बूढ़े ने दिल से सौदा नौकर जमींदार के पास पहुंचा। माफ़ कीजिए जमींदार साहब, छोटे ठाकुर की तबीयत अचानक खराब हो गई है, आपसे कल बात करेंगे। अरे भाई, तुम जोर देकर मुझे खरीदने के लिए लाए थे। मेरा तो वैसे ही प्रेतग्रस्त हवेली खरीदने का कोई इरादा नहीं है। ठीक है, मैं चलता हूँ। और जमींदार के जाने के बाद समझ में नहीं आता अचानक इस लड़के के दिमाग में क्या हो गया। खैर, चलकर उसी से पूछता हूँ। नौकर पुनः अरुण के पास पहुंचा। छोटे ठाकुर, अचानक आपने यह क्या हो गया? मौत से अच्छा भला छुटकारा पाते पाते इसे गले लगाने की क्या सोची? काका, मैंने फैसला कर लिया है, या तो अपने खानदान की मौत का जिम्मेदार भूत को मार दूंगा, या खुद मर जाऊंगा। बच्चों जैसी बातें आपको शोभा नहीं देती छोटे ठाकुर। किसी भूत को क्या आज तक कोई मार चुका है? शायद नहीं, लेकिन काका, मुझे विश्वास है उस भूत को मार दूंगा। तुम भूत को मारोगे जिससे तुम्हारे खानदान को मिटा दिया देने की सोच रखी है? यदि तुम मुझे जरा भी विश्वास नहीं हो रहा, लेकिन मुझे अपने ऊपर विश्वास है। यदि मैं नहीं मार सका तो खुद मर जाऊंगा। अपने पुरखों के निवास से नहीं जाऊंगा। ठीक है, जैसा तुम उचित समझो बेटा। तुम्हारे दादा और पिताजी की तरह तुम्हें भी समझाना फजूल है। मेरे दादा और पिताजी की हिम्मत नहीं हारे, शायद वे न मरते। खैर, अब मैं मर जाऊंगा मगर हिम्मत नहीं हारूंगा। और उधर गांव के तालाब के पास शाम होने पर अरुण की चर्चा थी। सुना है रात को प्रेत आया था हवेली में? हाँ, वह चेतावनी देख गया ठाकुर को। बेचारे को क्या हुआ? बेचारे को होना क्या था? री मुझे लगता है जाता जाता फिलहाल रुक गया। आज रात उस प्रेत उसे शुभ शुभ बोल रानी, कल उसे इतना चाह रही थी, और आज? अरे आज क्या री, अगर लोक राज का डर ना होता तो उसे अपने घर बुला लूं।
पर ठाकुर जिद्दी अड़ियल है। ठाकुर की किस्मत खराब है लगती है, आज मुझे नींद नहीं आएगी। नींद नहीं आई तो रात को चली जाना हवेली में, उसके कमरे में बेचारे के मरते मरते किसी के साथ तो मिल जाएगा। फिर उन दोनों ने पानी भरा और वापस चल दी। सखी मजाक बंद कर, और मुझे को दाल में कुछ काला लगता है, अरे पूरी दाल ही काली है, आज आज नहीं बचेगा तेरा अंग्रेज। भगवान उसकी मदद करे, काली माई प्रेत से बचा ले उसे। और उधर रात को अरुण हिम्मत करके दबे पांव बूढ़े नौकर के कमरे में पहुंचा, अभी तो सो रहा है। और फिर कुछ सोचकर अरुण ने एक डब्बा लेकर तेजी से बुर्ज की सीढ़ियों पर चढ़ता चला गया। आज कुछ करके ही रहूँगा। और बुर्ज पर पहुंचा, साए 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 उसे डब्बे में तरल पदार्थ को बूढ़े बुर्ज के चारों तरफ बिखेर दिया। अब पता चलेगा भूत के यहाँ पाँव के निशान पड़ते हैं। फिर वह वापस लौट आया, अरुण के कमरे में पहुंचा और डब्बे से कुछ अलमारी में रख दिया। उसके बाद लैंप बुझा दिया और बिस्तर पर लेट गया। ठीक रात 12 बजे अरुण खिड़की पे बूढ़े रामदिन का चेहरा उभरा, लेकिन एक पलक में कमरे का निरीक्षण करने के बाद वह खिड़की से गायब हो गया। और ठीक 20 मिनट बाद जल्द ही वह बुर्ज पर पहुंच गया, और एक अनजाने खतरे ने पूरी तरह बेखबर। अब बड़ी सावधानी से लालटेन हिलाते हुए हूँ, आज वह निराली पोशाक में है, लेकिन उसे जरा भी उम्मीद नहीं थी कि दो आंखें उसे घूर रही हैं। उफ, सचमुच हवेली बहुत खतरनाक खेल खेला जा रहा है। और फिर अब वह अपना काम कर तेजी से वापस लौट पड़ा, और फिर हवेली में मौत का सन्नाटा छा गया। ठीक 40 मिनट बाद एकाएक हवेली में भयानक जंगली जानवर की आवाज़ गूंज उठी, और थोड़ी देर बाद वे आवाज़ें बंद हो गई। एक विचित्र आवाज़ हवेली में गूंज उठी, जैसे कोई हवेली में घूम रहा हो, थप 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 थप। और कुछ देर बाद हवेली सुनसान गैलरी में एक भयानक साया प्रकट हुआ, और वह स्थायी रूप में मौत का शिकार को हर कमरे में तलाशने लगी। और दूसरे कमरे में यहाँ नहीं है, लेकिन आज वह मेरे हाथों बचेगा नहीं। और मौत आखिर अपना शिकार ढूंढ लिया ही, आज मेरा शिकारी इस कमरे में है। फिर उसने कमरे की खिड़की को खोल डाली और खिड़की के रास्ते कमरे में प्रविष्ट हो गई, और साया रूपी मौत सीधी पलंग पर के सिराने पहुंची जाकर खड़ी हो गई। और फिर मौत का हाथ पलंग पर पड़े तकिए की ओर बढ़ा, और तकिए को एक हाथ में मजबूती से पकड़ने के बाद उसने दूसरा हाथ शिकार की चादर पर पड़ा, और अगले ही पल और मौत का शिकारी मौत को धोखे दे गया। तभी हा 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 हा, जिसे तुम ढूंढ रहे हो वह यहाँ है दोस्त है। और मौत तेजी से आवाज़ की दिशा में पलटी, लेकिन अरुण का टॉर्च जला दी। उफ, इतना भयानक है। और अगले ही पल मौत वापिस भागी। रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा, रुक जाओ, मैं आखिरी बार कहता हूँ, रुक जाओ वरना गोली चला दूंगा। धाएं, लेकिन मौत गैलरी में पहुंचकर एक गायब हो गई। कमाल है, एक पल में कहाँ गायब हो गया। कोई बात नहीं, कल मैं यह खेल भी खत्म करके ही दम लूंगा प्रेत के बच्चे। फिर वरुण वापिस कमरे में पहुंचा। यह समझ में नहीं आया कि वह इतनी जल्दी गायब कहाँ हो गया। कहीं हवेली में गुप्त रास्ता तो नहीं जिसके बारे में मुझे मालूम न हो। अब मुझे सो जाना चाहिए, लेकिन कल रात पूरे मेहनत करनी पड़ेगी, और आज वह मुझ पर दोबारा हमला नहीं करेगा। और फिर सुरक्षा की दृष्टि से अच्छी यही है कि मैं पलंग पर न सोकर अलग सोऊं। और सुबह उनकी आंख बूढ़े नौकर के जगाने पर खुली। छोटे ठाकुर, आप फर्श पर सो रहे हैं? मैं यहाँ फर्श पर, मुझे फर्श पर किसने लिटाया? उफ, मेरा सर चकरा रहा है। ओह,
यानी कि आज भी प्रेत खूनी प्रेत आया था? हाँ काका, आज भी वह यहाँ आया था जो कल रात को हुआ था। क्या आज रात वह बुर्ज पर दिखाई दिया? हाँ, मगर आज मेरे पिताजी के वेश में था। लेकिन बुर्ज पर उतर कर अचानक उसने असली रूप में आया और हवेली में घूमने लगा। यह कोई नई बात नहीं है ठाकुर। और रात को फिर कुंडी टूटी और मेरे कमरे के बाहर हुआ। छोटे ठाकुर, वह कुंडी रोज रात को टूटती है और सुबह अपने आप ठीक हो जाती है। यह देखो, आज भी छोटे ठाकुर, कुंडी ठीक है। मेरी मानो तो यह हवेली के पीछे अपनी जान मत गवाओ। तुम सही कहते हो काका, मैं हवेली को ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाऊंगा। वह प्रेत मेरी आज नहीं तो कल जरूर मार डालेगा। यही तो मैं चाहता हूँ ठोकी ठाकुर, तुम्हारा वंश मिटाना चाहता है, मगर तुम हो कि ठीक है काका, तुम गांव के सभी जमींदारों को हवेली भी खरीदने की बात करो। सबसे ज़्यादा ज़्यादा दाम ले उसे हवेली बेच देंगे। शुक्र है तुम्हें जल्दी अकल आ गई, वरना खानदान का आखिरी चिराग भी। अच्छा, मैं चलता हूँ छोटे ठाकुर। काका, गांव के हर धमी धनी से बात कर लेना, चाहे बस मिनट चाहे 10 मिनट ज़्यादा लग जाए। आप फिक्र न करो छोटे ठाकुर, मैं सारे गांव को छान मारूंगा। बूढ़े के चले जाने के बाद उन्होंने चाय का कप नीचे रख दिया। मैंने इसे रात वाली घटना को विस्तार न बताकर झूठ बोला। यह अच्छा किया, कम से कम 3 घंटे से पहले वापस नहीं आने वाला। और दरवाज़ा बंद करके अरुण ने कमरे में पहुंचा। यह खूनी प्रेत के रूप में काका का बुर्ज पर गया होगा तो उसके पैरों के निशान कमरे में अन्य जगह होंगे। अरे, यह निशान कहाँ जा रहे हैं? देखूं। निशान काफी दूरी पर है। लगता है उसका एक पैर ही पैंट में पड़ा था। और बूढ़े नौकर के निशान कमरे तक थे। मुझे मालूम था ये निशान बूढ़े के नौकर के कमरे में जरूर जाएंगे। खैर, कमरे के बाद में जाएंगे, पहले बुर्ज पर चेक कर लूँ। और अगले पल में निशान को देखता हुआ ऊपर चढ़ने लगा। बुर्ज के नीचे की ओर आ रहे थे। कुछ देर बाद मेरा ये शख्स ठीक निकला। बूढ़ा व्यक्ति कमरे में चलूँ और कमरे के अलावा यह निशान कहीं न कहीं जाने चाहिए। खैर, बाद में देखूंगा। कमाल है, निशान यहाँ कर खत्म हो गई। बाहर जाकर एक मिनट फिर चेक करता हूँ। मामला भी कुछ सुलझा हुआ है। और थोड़ी देर बाद, अरे, यह निशान इस कमरे में जा रहे हैं। और अरुण ने कमरे में घुसकर, यह तो आगे जा रहे हैं। उसी कमरे के दूसरे कमरे में पहुंचा। किस्मत की बात है, हवेली में 40 कमरे हैं और रहने वाला मैं अकेला बचा। इस कमरे में कभी मेरे दादाजी आराम किया करते थे। आगे तो निशान खत्म हो गए हैं। यह मूर्ति के सामने आकर खत्म हो गई। इसमें राज है, मगर क्या? और अनजाने में सहारा लेने के लिए अरुण ने जैसे ही कोनी मूर्ति के कंधे पर टेकी, बाईं ओर घूमी। अरे ओह, यह मूर्ति घूमती है, जरा और घुमा कर देखूं तो क्या होता है। और अनजाने में ही अरुण उस राज का जान गया जो उसके परदादा जानते थे। वो इसका मतलब गुप्त हवेली में गुप्त रास्ता है। और मूर्ति पूरी तरह घूमी बंद हो गई तो अरुण शेर के मस्तिष्क के उत्पन्न हुई गुफा में लपका। देखना चाहिए यह कहाँ जाती है। और अरुण ने एक मिनट की देर न की और गुप्त रास्ते में उतर गया। अंदर लंबी सीढ़ियाँ थी। पता नहीं कुछ काम की बात हाथ लगी या नहीं। काश मैं अपनी रिवॉल्वर और टॉर्च भी संभाल लेता। और लगभग 20 मिनट बाद अंधेरे में चलने के बाद, कमाल है, बिल्कुल वैसी ही मूर्ति है, मगर रास्ता रोके खड़ी है। और शायद यह घूमती है, इसे देखता हूँ। और सचमुच वह मूर्ति घूमते ही अरुण ने गुप्त रास्ता प्रकट हो गया। और यह कोई तिलस्म जगह मालूम पड़ती है। अरुण सीढ़ी चढ़कर कमरे में पहुंचा। अरे, यह तो वही कमरा लगता है जिसमें
जिसमें से सुरंग में घुसा था, लेकिन यह कैसे हो सकता है? कमाल है, मेरी समझ में नहीं आया कि यह कैसे हुआ। हवेली के कमरे में एक सुरंग में घुसा और कहीं से घूमकर उसी कमरे में आ गया और हैरानी में डूबा अरुण कमरे की खिड़की के पास पहुंचा गया। यह खिड़की हवेली के बीचों बीच खुलती है। जरा देखूं बगीचे में आज क्या हाल है। वर, वर्ष से माली भी नहीं आया यहाँ। अरुण ने अरुण ने पर्दा हटाया तो सामने उछल पड़ा। यह क्या, शहर के जाने वाला रास्ता? इसका मतलब इस वक्त मैं अपने गांव की हवेली में नहीं, बल्कि इस वक्त उस हवेली में हूँ जो मेरे दादा ने बनवाया था। और यह कमरा हूबहू उसी तरह बना हुआ जैसे हवेली में है। कहा जाता है इस हवेली का भी श्राप। बताते हैं मेरे दादा ने इसे बनवाने वाले कुनबे से जलवा दिया था। इसके बाद हमारे खानदान पर भूतों का कहर शुरू हो गया था। तभी अरुण ने हवेली का वह हिस्सा आहट सुनाई दी। यह आवाज़ कैसी? जरूर कोई है। भूतो हवेली कौन होगा? अरुण दरवाज़ा खोलकर गैलरी में आ गया। आहट इधर से आई है। और फिर आहट, फिर गूंजी खड़। इसका मतलब ये आवाज़ यहाँ से आई है। इस कमरे में कोई है। दरवाजे को खोलते खोलते सहसा अरुण के मस्तिष्क में विचार घूमता। नहीं, मुझे इस तरह दरवाज़ा खोलकर अंदर नहीं जाना चाहिए। अंदर खतरा हो सकता है। और कुछ सोचकर अरुण की ओर से सटकर अंदर देखा। वो मेरा शक ठीक निकला। मैं सही जगह पर आया हूँ। काश इसका चेहरा देख सकता। और एकाएक वह कुर्सी से उठा और दरवाजे की ओर बढ़ा। ओह, यह तो वही है। मुझे इससे दरवाजे तक पहुंचने से पहले ही गायब हो जाना चाहिए। और अरुण वहां से मूर्ति वाले कमरे में पहुंचा। और काश आज इस समय मेरे पास पिस्तौल होती तो वर्षों से चली आ रही इस भूत की लीला का अंत कर देता। और वह अरुण वापस ही शेर रूपी गुफा में प्रविष्ट हो गया। और फिर 20 मिनट बाद अपने गांव वाली हवेली में था। एक बहुत बड़ा रहस्य अब मेरे परिचित हो गया हूँ। अब मैं आज रात इस खेल का फैसला कर दूंगा। अरुण अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया और बड़े फाटक को खोलकर कमरे में जाकर आराम से लेट गया। कुछ देर बाद बूढ़ा नौकर पास पहुंचा। छोटे ठाकुर, गांव के 5 आदमी इस हवेली को खरीदने की दिलचस्पी ले रहे हैं। 5 बाहर बैठे हैं, आप उनसे बात लीजिए। काका, तुम्हारे हिसाब से फिलहाल ये हवेली कितने की होगी? छोटे ठाकुर, हवेली तो 50 लाख से भी ज़्यादा की होगी। इस वक्त 2-3 में बिक जाए तो गनीमत समझिए। चलो काका, तुम्हारी बात मान लेते हैं। उन 5 से कह दो कि हम 4 लाख लगाएं। जो उससे ऊपर दे वह कल पैसे ले आए और कब्जा ले ले। 4 लाख? इतना भला कौन देगा? जरा सोचिए ठाकुर साहब, हवेली भूतवा है, कोई नहीं रह सकता। तो तुम क्या समझते हो, मैं 50 लाख की हवेली 50 रुपये में दे दूं? वही कहो जो मैंने कहा है। ठीक है छोटे ठाकुर, मैं कह देता हूँ। अपने इस हवेली में रहकर मरने की ठान ली तो मैं आज हवेली को छोड़कर जा रहा हूँ। रुको काका, मुझे आपकी बात पर विश्वास नहीं ठाकुर। मैं आज रात ही ये हवेली में और रुकूंगा, इसलिए कम से कम आज रात तो हवेली में रुक जाओ। एक अरुण नौकर की ओर पलटा। काका, सच तो यह है कि मैं हवेली बेच दी है, लेकिन किसे और कब कितने में बेची यह मैं तुम्हें कल बताऊंगा। फिलहाल तुम बाहर आदमियों को कहो जो मैंने कहा है। इतना अधिक अधिक दाम सुनकर वे स्वयं ही यहाँ से चले जाएंगे। लगता है छोटे ठाकुर का दिमाग फिर गया है। लेकिन कहीं ये इसने सचमुच हवेली तो नहीं बेचती है? बूढ़ा हवेली के खरीदारों के पास पूछा। मुझे खेद है छोटे ठाकुर, मरते दम तक हवेली बेचेंगे नहीं। कृपया आप चले जाइए। काम का बेवकूफ़ बनाते हो। चलो मित्रों। अब सब वहाँ से लौट गए और बूढ़ा नौकर उलझन में भरा वापिस अरुण के कमरे में। बताओ छोटे ठाकुर, आपने हवेली किसे और कब कितने में बेची?
मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा काका, पहले मेरे तुम मेरे शहर जाने का प्रबंध करो। प्रबंध क्या है ठाकुर? ठाकुर इसी सिर्फ घोड़ा गाड़ी में सवार होने के लिए मिल सकती है। ठीक है, उसी का इंतजाम करो। आप तैयार हो जाइए, घोड़ा गाड़ी अभी लेकर आता हूँ। मैंने तो इसे अपनी ओर से पूरी तैयारी कर ली है, और अब तुम्हें आखिरी सफ़र की तैयारी करो काका। और थोड़ी देर बाद बूढ़ा उसी घोड़ा गाड़ी ले आया जिसमें बैठकर अरुण गाँव आया था। चिं, तुम चिंता मत करो काका, मैं रात होने से पहले ही वापस आ जाऊंगा। अच्छा छोटे ठाकुर। और बाबा, घोड़े कितनी तेज दौड़ सकते हैं? दौड़ाओ, मुझे रात होने से पहले वापस आना है। छोटे ठाकुर, बाहर रात काट लो तो अच्छा है, इस हवेली में मौत है। अरुण शहर जाकर सिर्फ एक फ़ोन किया। हेलो, मैं ठाकुर अरुण सिंह बोल रहा हूँ। और फ़ोन अरुण वापस गांव की ओर रवाना हो गया। छोटे ठाकुर, क्या आप गांव से इतनी दूर सिर्फ एक फ़ोन करने आए थे? हाँ बाबा, मुझे इतना ही काम था। हवेली में पहुंचकर शहर हो आए बेटा? छोटे ठाकुर, हाँ काका, कुछ इंतजाम करके करना था सो कर आया अभी। अपना भी और आपका भी। मेरा इंतजाम मैं समझा नहीं, कल सब कुछ समझ जाओगे। फिलहाल कल शहर जाने की तैयारी कर लो। कैसी बातें कर रहे हो छोटे ठाकुर? मैं बोला शहर जाकर क्या करूँगा, वहाँ मेरा कौन है? काका, अभी तो मुझे नींद आ रही है, सुबह सब कुछ बताऊँगा। शायद इसी में मेरी और तुम्हारी भलाई है। ठीक है, मैं भी जाता हूँ, ज़रूर कोई खास चक्कर है। खैर, मत मतलब को तो है, समझा समझाएगा ना तू जब सुबह का सूरज देखेगा। आज रात ही तेरी ही। और जैसे तैसे गांव के अंधेरे में डूबने लगा, और शहर से 8 प्रकाश में बिंदु गांव की ओर आते दिखाई दिए। उनके चार दूर एक रुक गए और चारों गांव की तरफ बढ़ते रहे। और शहरनुमा हवेली में के निकट पहुंचकर दोनों जीपें की हेडलाइट बुझ गई। और कुछ देर बाद हवेली के चारों तरफ कुछ साए प्रकट हुए। इधर गांव गांव वाली हवेली के जीपे उतरे साए हलचल मचा दी, और एक साया बुर्ज पर चढ़ गया चुका था। उद फिर खंडरनुमा हवेली हवेली की ओर गांव वाली हवेली, दोनों में मौत का सन्नाटा छा गया। तभी एक साया हवेली की गैलरी से ठीक 12 बजे बुर्ज पर निकला। और जैसे ही वह साया अपना काम करके वापस लौटा, शोर मचाने की कोशिश मत करना, वरना जान से हाथ धो बैठोगे। कौन हो तुम? आह आह। और कुछ देर बाद हवेली में फिर से हलचल हुई, और भयानक आवाज़ें के साथ ही वही साया प्रकट हुआ। उस साए के कदम आगे बढ़ाए, अरुण के कमरे की खिड़की के सामने जाकर वह साया ठिठक गया। अचानक साए के हाथ लंबे भयानक हाथों ने एक लंबा पहना चमकदार चाकू चमका। ही वह कुत्ता किसी भी हालत में जिंदा नहीं बचेगा। और हाथ में चाकू लिया साया का अरुण के कमरे में प्रविष्ट हो गया। मजबूती से चाकू संभाल कर साया अरुण के पलंग पर छलांग लगा दी। उस पलंग के पास पहुंचा। बदला बदला बदला, खून खून बदला, हा हा हा। और अगले ही पल साय के हाथ तेजी से नीचे झुका, और उसके बाद साया जैसे पागल हो उठा। एक बार सोए व्यक्ति पर चाकू से वार करने लगा, लेकिन अचानक ही सोए व्यक्ति को कि होश आया। ओह! इतने चाकू लगने पर भी यह चीखा नहीं। अचानक किसी विचार में आते ही उसने बिजली की तेजी से चादर खींची। धोखा धोखा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तू धोखेबाज है। चादर में खून नहीं, नहीं सोया नहीं। मरने के डर से तू पालतू कुत्ते को मार कर सुला दिया। फिर वह तेजी से दरवाजे की ओर पलटा, मगर दरवाजे की ओर बढ़ते ही यह कौन है तू? ठाकुर, ओ ठाकुर। और फिर, हा हा, ठाकुर की औलाद, तूने अच्छा किया
कि दरवाज़ा बंद कर लिया, अब तू मेरे हाथों से। एक्शन। और अगले ही पल कमरे में तेज प्रकाश से ना उठा। पुलिस, अब तुम्हारा खेल खत्म हुआ प्रेत। खबरदार जो अपनी जगह से हिला तो गोलियों से तेरे छलनी कर देंगे। इसे गिरफ्तार कर लीजिए एसपी साहब, यह भूत है जिसने हमारे खानदान के हर आदमी को एक एक करके मारा है। हाँ हाँ हाँ, सब का खून किया है, अब तेरा भी करूँगा। मुझे खून करने दे एसपी, खामोश। ले जाओ इसे और बेड़ियों में बांधकर पुलिस जीप में डाल दो। यस सर। तभी चार चार पुलिस वाले बूढ़े नौकर को पकड़ लाए। इसने अपने बुर्ज बुर्ज से ही गिरफ्तार किया है ना? जी हाँ, यह लालटेन से इशारा करते हुए बुर्ज की से गिरफ्तार किया है। क्यों काका, मैंने कहा था ना कल सुबह तुम्हें शहरदान भेजना है। अब जा रहे हो और न खुद ही शहर, तुम्हारे जीजाजी भूत तुम्हारे साथ ही जा रहे हैं। तभी बाकी जीपें खंडरनुमा हवेली से गांव की हवेली में आ गई और उसमें मौजूद ऑफिसर सिपाही पुलिस हवेली के भीतर पहुंचे। सर, अपराधी सुरंग से हवेली की ओर भागा था। हाँ, यह रहा अपराधी, भागकर कहा जाता पकड़ लिया भूतनाथ। दोनों अपराधियों को बेड़ियां पहनाकर जीप में डालने के बाद एसपी देव अरुण से हाथ मिलाया और बोला, बेटे तुमने वाकई हिम्मत से दिखाई, परंतु यह सब चक्कर क्या है, हमें पूरी तरह समझे। एसपी अंकल, कहानी 30 साल पहले की है, जब मेरे दादा ठाकुर कीर्त सिंह ने गांव के बाहर हवेली बनवाई शुरू की, कहकर अरुण ने सारी बात बताई। उस हवेली को उस समय मशहूर कारीगर सिद्धि ने बनाया रहा था। इस हवेली के गांव वाली हवेली में एक सुरंग भी बनवाई। मेरे दादा ने वह सुरंग की जानकारी मेरे दादा को और कारीगर को थी। जब हवेली सुरंग पूरी तरह तैयार हो गई तो हवेली के सामने तालाब बनवाया जाने लगा। उस तालाब की खुदाई कारीगर को एक संदूक मिला। जिस वक्त वह संदूक मिला उस वहाँ कारीगर व मेरे दादाजी ही थे। उन दोनों को विश्वास था कि संदूक में हीरे मोती भरे होंगे। उसे लेकर वे दोनों में झगड़ा हो गया और मेरे दादाजी उसने उसे बहलाकर पहले घर भेज दिया, बाद में उसे कारीगर के परिवार से जिंदा जलवा दिया। मगर संयोग से कारीगर जलने के बाद बच निकला। उसने अपने साले जो शहर में रह रहा था उसे सारे हालात लिखे और उसकी मदद से उसके लिए खबर गड़बड़ के पांव बनवाए, जो साले ने उल्टे बनवा दिए जिससे पंजे उल्टे थे। पहले कारीगर को उसे पकड़कर पहनकर चलते में कोई दिक्कत हुई, परंतु फिर आदत पड़ गई और तब से वह कारीगर हवेली में रात को खंडर में बाउंडर रचाने शुरू कर दिए। सभी कारीगर के परिवार सहित जलते देखा था, अतः सबका भूत समझकर डरने लगे। बाद में उसने सुरंग की सहायता से खून करने की शुरू कर दिए। यह बूढ़ा नौकर उसका साला है, यही प्रेत की जैसी शक्ल का वही कारीगर है। परंतु वह सब तुम्हें कैसे पता चला? कारी के घर के बक्से मिले पत्थर से, जिससे पढ़कर मैंने बूढ़ा नौकर एक बार रो रहा था और उस बक्से में मानव शरीर की हड्डियां थी। अंकल, शाबाश बेटे, तुमने इस हवेली में लगा दाग धो दिया। और एसपी देव ने संदूक को अपने कब्जे में ले लिया। अच्छा बेटे, अब चलते हैं, हमें इसका बंदोबस्त भी करना है। ओके बाय बाय। समाप्त दोस्तों।